गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। थोड़ा सा क्लास आपकी होगी डिले और जल्दी से हम लोग फिर आगे का सेशन करते हैं स्टार्ट, है ना। आगे का सेशन करते हैं स्टार्ट। एक सेकेंड, आपके कमेंट्स मुझे अभी मिल नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो आज स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हमें करने हैं और जो क्वेश्चंस मेनली आज रहेंगे आपके वो रहेंगे इंडिटरमिनेसी के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट आप कीजिए। मुझे अभी आपके कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा और वेट कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। यूपीपीएससी कैलेंडर आउट, नो एई रिक्रूटमेंट इन दिस ईयर। मुझे पता था ये होने वाला है। हाँ, अभी कमेंट दिख रहे हैं शिवम, स्टार्टिंग में कमेंट नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो आज थोड़ी सी एक निगेटिव सी खबर है, लेकिन अभी निगेटिव होने मत दीजिएगा इसको। खबर ये है कि फिलहाल जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें एई की वैकेंसीज आने वाली थी बट वो नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें भी समय दीजिए, हम भी जरा थोड़ा सा मालूम करके बताते हैं क्या सीन चल रहा है। क्योंकि जितने भी सोर्सेस थे वो बहुत विश्वसनीय थे, जिन्होंने अभी तक ये कहा था कि वैकेंसीज आने वाली हैं, वो चाहे डिपार्टमेंट के बाहर के लोग हों चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर के लोग हों। ठीक है, और ये भी हमें मालूम था, मैंने आपको बोला था कि 20 तारीख से पहले कैलेंडर आ जाएगा, और देखिए 20 तारीख से पहले कैलेंडर आ गया। मतलब ये इन्फॉर्मेशन तो सही थी। आपको याद होगा मैंने 2-3 बार बीच में अभी लेक्चर में अनाउंसमेंट टाइप से मतलब मैंने बताया था कि 20 तारीख तक कैलेंडर आने वाला है और उसमें एई की वैकेंसीज भी आएंगी। तो आधी तो बात सही थी। ठीक है, आधी बात तो सही थी कि भाई ये कैलेंडर आएगा, और कैलेंडर आ भी गया। कैलेंडर आ भी गया। अब हमें ये देखना होगा कि बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी, तो अगर ये किसी ने मुझे बताया कि 20 तारीख तक कैलेंडर आएगा और उसने मुझे ये भी कहा कि एई की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोनों बातें किसी एक ही आदमी ने बताई होंगी। तो आधी बात सच थी, आधी बात वो गलत निकली। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, ये वैकेंसी आएगी। कई सारे लोचे होते हैं वैकेंसीज के पीछे, जैसे ये वाला रिक्रूटमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है इस वजह से नहीं आई हो। दूसरा क्या है कि अभी डिपार्टमेंट लेवल पर वर्क चल रहा है वैकेंसीज काउंट करने का। जैसे जल निगम का एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है कि जल निगम ने की जो वैकेंसीज थी उनको भी, क्योंकि आयोग के थ्रू लिया जाएगा, ठीक है, तो उसको भी इंक्लूड करना है। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट है वो अपनी वैकेंसी जो है वो भेजते हैं कि भाई किसके पास कितनी वैकेंसीज इस तरह से। तो हो सकता है इन सब वजह से डिले हो रहा है, बट निराश मत होइएगा, वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी एई की। ठीक है, आएगी। अरुणिका जी, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं है, मैं एक बार और देखूंगा। मैंने इसको देखा नहीं कि फाइनल ईयर इसमें एलिजिबल है या नहीं है। सुचेतन जी पूछिए, क्या डाउट आप पूछना चाह रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ द प्लेन फ्रेम इज शोन इन द फिगर। तो व्हाट इज स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी? स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होता है? स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता क्या है? तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एंड मोमेंट्स। किसी स्ट्रक्चर में जो अननोन फोर्सेस या मोमेंट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बोलते हैं। और ये दो तरह की होती है आपके पास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी क्या बता रखी है आपको? नंबर ऑफ रिएक्शंस। अब रिएक्शन में फोर्स और मोमेंट दोनों आगे, माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। और इंटरनल क्या हो जाता है? नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस इन मेंबर्स। इन मेंबर्स,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये कोई स्ट्रक्चर है और हम इसके इस मेंबर को यहां से काट दें, तो काटने के बाद में ये जो सेक्शन आएगा इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, एक वर्टिकल फोर्स आएगा और एक क्या आएगा, मोमेंट आएगा। तो एक सेक्शन पर या एक मेंबर में अगर ये प्लेन में है तो 3 फोर्सेस आएंगे, और अगर ये 3D में होगा तो 6 फोर्सेस आएंगे, Fx Fy एंड Fz एंड Mx My Mz। तो ये अननोन फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल के लिए क्या करते हैं, टोटल में से क्या कर देंगे, हम लोग एक्सटर्नल को माइनस कर देंगे, तो हमें इंटरनल इंडिटरमिनेसी मालूम चल जाती है। बट जब तक आपको एग्जाम में बोला ना जाए कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है, आप क्या करेंगे, टोटल काउंट करेंगे। तो अगर आपने मेरे स्ट्रक्चर के लेक्चर्स देखे हैं तो ये सब मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। फिलहाल हम लोग करते हैं कि इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। तो यहाँ पर एक नंबर ऑफ ट्री कॉन्सेप्ट लगता है। नंबर ऑफ ट्री कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है इसको हम कट करेंगे, ठीक है। अब रूट, जो पेड़ होता है उसकी कितनी जड़ें होती हैं, एक जड़ होती है। तो हमने क्या कर दिया, इसके इधर का लेफ्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गया इस रूट के थ्रू। इसी तरीके से इसके राइट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गया इस रूट के थ्रू। और इसके बीच का जो स्ट्रक्चर था ये वाला, इसकी रूट ये हो जाएगी, ठीक है। सत्यम जी अब ये बात करते हैं आपसे पेड बैच के रिगार्डिंग, जिसको जो भी जानकारी चाहिए क्लास के एंड में बात करेंगे, ठीक है। आराम से, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल पढ़ लेते हैं, ठीक है सत्यम जी। क्लास के बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ मुझे मालूम है आप में से काफी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, बट पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि कोई अगर न्यू स्टूडेंट भी नहीं आता तो जान जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है डी एस इज इक्वल्स टू होता है 3c माइनस आर डैश। तो 3c कैसे आया, यहाँ पर c होता है नंबर ऑफ कट, c क्या होता है, नंबर ऑफ कट। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया एक प्लेन फ्रेम के लिए एक कट पर 3 अननोन जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर कट कितना, अगर ये 6 कट हैं तो यहाँ पर 6 इंटू 3 18 अननोन जो है वो आपके जनरेट होने वाले हैं, इसमें 3c माइनस आर डैश। आर डैश होता है कंस्ट्रेंट एडिड, आर डैश होता है कंस्ट्रेंट्स एडिड, कंस्ट्रेंट्स एडिड। हमें कितनी कंस्ट्रेंट यहां पर लगानी पड़ती है, यहां पर हमें कितनी कंस्ट्रेंट लगानी पड़ती है, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या है, हिंज है, ये क्या है, हिंज, और ये भी क्या है, हिंज। अगर मैं इसको बाकी स्ट्रक्चर से अलग कर दूंगा तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, किसी साइड को गिरने लगेगा, इतना पार्ट क्या करने लगेगा, गिरने लगेगा। तो इसे अगर स्टेबल करना है तो यहां पर एक एक्स्ट्रा मोमेंट रिएक्शन हमें लगानी पड़ेगी, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट एडिड। इसी तरीके से जब मैं यहां पर इस पार्ट को कट करूंगा इस जगह से, तो ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए ये यहां पर है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या होगा, इस पर इस तरीके से रोटेट कर जाएगा। तो इसे भी अपनी जगह पर बना के रखना है तो क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट लगानी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा 3c। तो 3c मतलब 3 इंटू 6 माइनस आर डैश। आर डैश कितनी कंस्टेंट लगाना है, एक कंस्टेंट यहां लगेगी मोमेंट, एक मोमेंट यहां लगाना पड़ेगा और एक मोमेंट यहां लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 15। वॉइस कम की है जानबूझकर, 2 मिनट में बढ़ा दूंगा, ठीक है। वॉइस अभी बढ़ जाएगी और, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिलहाल अभी ठीक है, चलिए। तो ये आंसर आपका आ गया इस क्वेश्चन का। वॉल्यूम ठीक है ना, अभी जल्दी बता दीजिए ना। ओके वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए फटाफट।
अब आपके सामने एक फ्रेम है, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन कीजिए, मैं ये सुचेतन एक डाउट पूछ रहे हैं। सर कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पर पॉइंट लोड लगा के मिड स्पैन पर डिफ्लेक्शन पूछे तो मोमेंट एरिया और कॉन्जुगेट मेथड से नहीं कर सकते क्या, और क्यों नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं बालक, किसने बोला नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप मेरे लेक्चर देखो डिटेल में, आपको मालूम चल जाएगा, थ्योरी अप्लाई करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब सिंपली सपोर्टेड बीम में मिड स्पैन पर निकाल सकते हैं तो कैंटिलीवर में क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप करो कोशिश, कैसे नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, यूपीपीएससी एई के रिगार्डिंग जिसे कुछ भी पूछना है, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बात की है, देर से आने वालों के लिए खेद है। ठीक है, जो लोग देर से आए हैं वो स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन देख लेंगे, 2-4 मिनट का, यूपीपीएससी एई के रिगार्डिंग मैंने बात की है, ठीक है, उसमें देख लेना। तनिष्का कह रहे हैं उसमें बेटी, अच्छा बेटी यूज कर सकते हैं। चलिए आगे आंसर। अब देखिए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता है? नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिक निकालेंगे, एक कट यहां पर और एक कट यहां पर, तो कितने कट होंगे? 2। तो डी एस क्या हो जाएगा? 2 × 3, या 3 × 2, बात एक है, 3C कर दो तो 3 × 2, ठीक है, माइनस कंस्टेंट एडिड। तो दोनों हिंज सपोर्ट है, एक कंस्टेंट यहां लगानी पड़ेगी, एक यहां पर, -2। तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, आया कितना? 4, 4। तो एनएस, जिसको डीएस को ही इन्होंने एनएस लिखा है, तो ये काट दो। इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। नाउ एन के या डी के जिसे हम बोलते हैं, डी के, डी के। हाँ प्रदीप भैया, ऊपर वाला सब सुन रहा है, टेंशन मत लो, ठीक है। अब डी के क्या होगा? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होता था? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ये होता था नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। एक क्वेश्चन भैया हर एग्जाम में, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, गेट हो, चाहे वो यूपीपीएससी एई में भी क्वेश्चन आया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक आध क्वेश्चन इसका आता ही आता है, नंबर ऑफ अननोन जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। और इसको करने का तरीका क्या होता है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक जॉइंट पर फ्रेम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, वाई का डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा, रोटेशन। ठीक है, एक्स वाई एंड थीटा। स्पेस फ्रेम है तो, सॉरी 2D फ्रेम है तो प्लेन फ्रेम। स्पेस फ्रेम होगा तो 6 हो जाएगा, एक्स वाई जेड, थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि जितनी रिएक्शंस होती हैं उतने अननोन, उतने डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। अगर एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन लग रही है, मतलब उस पॉइंट पर एक्स का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। वाई में रिएक्शन लग रही है, मतलब वाई का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। मोमेंट लग रहा है, मतलब मोमेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर। इनएक्सटेंसिबल मेंबर, इनएक्सटेंसिबल मेंबर मतलब रिजिड मेंबर, जिनकी लेंथ बढ़ या घट नहीं सकती। ठीक है, उतने हॉरिजॉन्टल या जो एक्सियल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट के, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है भैया, और लास्ट आ जाएगा एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर किसी वजह से कुछ एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रही है तो। बाकी सब डिटेल के लिए आप मेरे सोम के, सॉरी स्ट्रक्चर के लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग इस फॉर्मूले को करते हैं। तो अब अगर हमें डी के निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कितने जॉइंट है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 जॉइंट पर टोटल टोटल कितने डिफॉर्मेशन पॉसिबल थे? तो 6 × 3, 6 × 3 इतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल थी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे इस जगह पर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और थीटा, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन की वजह से ये पॉइंट ना तो रोटेट कर सकता है ना ही कहीं इधर उधर जा सकता है। तो इसका एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो और थीटा भी जीरो। तो जीरो भी तो एक वैल्यू है ना, तो हमें मालूम चल गया उसकी वैल्यू, तो 3 मुझे माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर 2 रिएक्शन आएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर केवल रोटेशन हो सकता है, ये पॉइंट ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं जा सकता, एक्स वाई जीरो। इसी तरह से ये वाला पॉइंट भी सिर्फ रोटेट कर सकता है, अपनी जगह से जा नहीं सकता। तो यहाँ का भी एक्स वाई जीरो, एक्स वाई जीरो, एक्स वाई थीटा जीरो। तो 7 कंपोनेंट हमें नोन है जिनकी वैल्यू क्या है, जीरो इसमें से। तो नंबर ऑफ रिएक्शन के थ्रू हम उसको कर लेते हैं, 3 रिएक्शन यहाँ, 2 और 2 5, तो -7। तो 6 या 18 में से 7 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 11। 11। अब आप देखेंगे यार 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब यहां तो 11 तो ऑप्शन में ही नहीं है, और जब 11 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये मुझे ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने सवाल पढ़ा नहीं था, और अगर हम सवाल पढ़े तो लिखा हुआ है एज्यूमिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन टू बी नेग्लिजिबल। इसका मतलब क्या है कि मेंबर को इनएक्सटेंसिबल काउंट करना है, तो हमें उसे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितने मेंबर इनएक्सटेंसिबल है, 1 2 3 4 5, तो भैया इसमें से 5 और माइनस कर दो, तो 11 में से 5 जाएगा तो 6, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। कई बार एग्जाम में वो मेंशन करता नहीं है कि इनएक्सटेंसिबल मेंबर है। अगर मान लो ये नहीं भी लिखा होता, अगर ये एग्जाम में नहीं भी लिखा होता तब भी हम इस सवाल को बना देते। कैसे बना देते, हम ये देखते कि ऑप्शन में यहां पर 11 है ही नहीं, ना यहां पर ना यहां पर, तो इसका मतलब मेंबर को हमें इनएक्सटेंसिबल मानकर चलना है, यू हैव टू एज्यूम। और वो एजम्पशन लेके हम फिर इसको 6 मानते और इस पर टिक लगा देते। ठीक है भैया, टिक लगा देते। चलिए अगला सवाल करते हैं, कीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो अब आती है बीम की बारी। सर आपने लेक्चर में बोला था कि कोई और मेथड नहीं है, इसलिए मुझे डोंट माइंड। नहीं नहीं, कोई और मैंने ये नहीं बोला कि कोई और मेथड नहीं है, कुछ और बात कही होगी, ठीक है। ऐसा कैसे रहेगा, इतने सारे मेथड होते हैं। आप उसको स्टेन एनर्जी से कर सकते हो, यूनिट लोड से कर सकते हो, मोमेंट एरिया से कर सकते हो, डबल इंटीग्रेशन से कर सकते हो, एन नंबर ऑफ मेथड है। वहां पर बात किसी और सेंस में कही होगी, समझ गए बालक। तो ये चालाकी चल रही है, मन ही मन सुचेतन, सुचेतन से अवचेतन हो जाओगे बालक, इतना सोचोगे तो, ठीक है। छोटा चेतन, कौन सी मूवी थी जिसमें छोटा चेतन कॉमेडी, राजपाल यादव, याद तो आ रहा है, नाम भूल गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो इसको क्या करेंगे, कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैंटिलीवर बीम में कैसी भी कैंटिलीवर बीम हो, सिंपल सा आपने अगर उसका डीएस निकालना है तो डीएस का फॉर्मूला होता है, हम लोग क्या करेंगे, गिवन बीम चाहे कैसी भी बीम हो उसको हम लेके कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करते हैं, और डीएस का फॉर्मूला होता है, और उसका डीएस का फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं, ds इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिएक्शंस removed minus number of constraints added। तो देखो अगर मैं इसको एक कैंटिलीवर बीम में कन्वर्ट करता हूं फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो मुझे एक वर्टिकल रिएक्शन ये हटानी पड़ेगी और एक ही हटानी पड़ेगी, मतलब ये दो अननोन रिएक्शन हो गए, दो अननोन रिएक्शन हो गए, तो 2 माइनस, लेकिन हमें जितनी कंस्ट्रेंट लगानी पड़ती हैं उतनी हमें एक्स्ट्रा कंडीशन मिल जाती है। जैसे यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां से इन रोलर को हटाता हूं और अगर यहां पर ये हिंज होती,
यहाँ पर क्या होती है हिंज। तो जैसे मैं इन रोलर को हटाता, इतना पार्ट क्या हो जाता, इतना पार्ट इस तरीके से क्या कर जाता, रोटेट कर जाता, ये इस तरीके से रोटेट करने लगता, मतलब अनस्टेबल होता, इतना हिस्सा क्या होता, अनस्टेबल होता। तो अगर इसको अपनी जगह पर मेंटेन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मोमेंट लगाना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा इस तरह से। तो एक कंस्टेंट यहां लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से हिंज सपोर्ट है, तो जैसे ही ये रोलर हटते ये इस हिंज के अबाउट भी क्या करता, रोटेट कर जाता, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ता, एक मोमेंट लगाना पड़ता। तो मैं कहता यहां पर भी मोमेंट जीरो होगा और यहां भी मोमेंट जीरो होगा, दो एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल जाएंगी। तो जितनी कंस्टेंट हम लगाते हैं बेसिकली वो एक्स्ट्रा इक्वेशन के बराबर होता है, और जितनी हम रिएक्शन हटाते हैं वो अननोन फोर्सेस के बराबर होता है। इसलिए इसका आंसर रहेगा 2 - 2 = 0। एमएचओ भाई साहब, इस लेक्चर के स्टार्टिंग के 5 मिनट देख लीजिएगा, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, ठीक है। एई की वैकेंसी के रिगार्डिंग, आपने शायद देर से ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और कीजिए। देखिए, अब प्लेन फ्रेम ABCDEFGH, पूरी ABCD याद रहना, ABCDEFGH shown in figure below has clamp support at A and axial force release यानी कि horizontal sleeve at C पर ये क्या लगा हुआ है, एक्सियल फोर्स रिलीज। तो एक्सियल फोर्स रिलीज का मतलब होता है कि इतना जो पोर्शन है इस पॉइंट पर मूव करने के लिए फ्री है। जैसे रेलवे में भी क्या होता है, रेल लाइंस के बीच में गैप बना देते हैं ना, वो गैप क्यों बनाते हैं, ताकि थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो सके, तो फ्री मूवमेंट हो सके। तो यहाँ पर भी होता है, थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट हम दे देंगे, ताकि थोड़ा सा ये एक्सियल डायरेक्शन में फ्री मूवमेंट हो सके। लेकिन यहाँ तक ना फ्री मूवमेंट एक्सियल डायरेक्शन में ही हो सके, वर्टिकल में नहीं होगा और मोमेंट नहीं आएगा। क्लियर है ना। एंड मोमेंट रिलीज यानी कि हिंज एट ई, जैसे ई पर क्या होता है, ई पर क्या होता है, ये पॉइंट यही इसके साथ रहेगा, इस पॉइंट का फ्री मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ का मूवमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पर रोटेशन करने के लिए फ्री है, बट इसको छोड़कर कहीं जाने के लिए फ्री नहीं है। तो दोनों एक्स में और वाई में जहां जाएंगे साथ जाएंगे, रोटेशन अपनी मर्जी से। वैसे यहाँ पर वाई में और रोटेशन में साथ साथ हैं, एक्सियल में तेरा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग, ठीक है भैया, अलग। चलिए, तो हमें इसका आंसर करना है। तो कुछ बच्चों का आंसर आया 0, और 0 तो बेटा ऑप्शन में ही नहीं है, 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। और हमसे पूछा क्या है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम। अच्छा, 0 पिछले वाले क्वेश्चन का बताया होगा मुझे लगा इस क्वेश्चन का 0 दे दिया क्या, 0 पिछले वाले का बताया। मोहित श्रीवास्तव जेई की कोई वैकेंसी नहीं आई है। चलो क्लास के एंड में एक बार और बात कर लेंगे इस मुद्दे पर, परेशान मत हो, परेशान मत हो, आएगी वैकेंसी, आएगी, वेट करो, जरूर आएगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो भैया कैसे करेंगे इस सवाल को, तो कुछ का आ रहा है 2 और कुछ का आ रहा है 1, 2 and 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, करने का तरीका हो गया, स्टैटिक पूछा है ना, स्टैटिक, तो स्टैटिक के लिए आप क्या करेंगे, वही कट वाला फॉर्मूला लगाओ कि एक कट यहां लगा दो, मान लो एक कट यहां लगा दो, बस हो गया। तो कट 2 ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कट 2 ही चाहिए सोनिया, है ना, तो कट 2 ही चाहिए यहाँ पर। तो 2 × 3 माइनस कंस्टेंट एडेड। तो देखो कंस्टेंट कहां पर ऐड करेंगे हम लोग, एक कंस्टेंट यहां पर ऐड करेंगे, मोमेंट लगाना पड़ेगा 1। यहां पर 2 कंस्टेंट लगानी पड़ेंगी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट 2। यहां पर एक कंस्टेंट लगानी पड़ेगी मोमेंट रोटेट करने से, और यहां पर देखना कट लगाने से क्या होगा, ये जो इतना पोर्शन है,
ये जो इतना पोर्शन है, इतना वाला, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने को फ्री हो गया, इसको यहां पर रोक कर रखना पड़ेगा। तो एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट जो है वो यहां पर लगानी पड़ेगी 1। ठीक है भैया, तो कितना हो गया 2 और 1 3 और 2 5, तो माइनस कर दो 5 और आपका आंसर आ गया कितना 1। आंसर आ गया 1। पॉइंट क्लियर है कि ना है, जल्दी बताइए भैया। ऑप्शन ये थे आपके सामने, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई समस्या है किसी को? कोई समस्या हो तो बताइए। ठीक है, तो जिनका पहले 2 आ रहा था उनका भी अब 1 आने लगा। ठीक है, सुधांशु जी और शिवम जी, श्रीवास्तव ब्रदर्स पहले 2 कैसे आ रहा था, क्या गड़बड़ कर रहे थे? चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंस्ट्रेंट का मतलब समझ में आ रहा है ना, कंस्ट्रेंट क्या होता है, रोक कर रखना है, भागने नहीं देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फॉलोइंग फ्रेम। ठीक है, ठीक है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द फॉलोइंग। अरे भाई साहब, ये तो वही फ्रेम दे दिया उठा के यार इसने, वही क्वेश्चन आ गया दोबारा से। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, निकाल दो काइनेमेटिक। तो क्या करेंगे काइनेमेटिक के लिए? लगा देते हैं वही फॉर्मूला, बड़ा लंबा चौड़ा सा। तो जॉइंट काउंट कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, रोलर दिया था, हिंज ले लिए थे, ओके ओके ओके, मैं वही तो कहूँ आंसर। तो 2 और 2 4 और 2 6, तो डी के बराबर हो जाएगा 6 इंटू 3। ठीक है, राइट में कर दें, दिख नहीं रहा, लो राइट में कर दें, 42 के पीछे छुप गया भैया ये तो। 6 इंटू 3, ये हो गई टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ रिएक्शंस। नंबर ऑफ रिएक्शन यहां कितनी आएंगी 3, यहां कितनी आएंगी 2, और यहां कितनी आएगी 1, तो 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, अभी बता, क्या सवाल में कहीं भी मेंबर के बारे में कुछ बोला है कि एक्सटेंसिबल है इनएक्सटेंसिबल है? कुछ नहीं बोला। और जब कुछ ना बोले तो आप पहले एक्सटेंसिबल मान के चलोगे। ठीक है, जब कुछ ना बोले तो इंटरनल स्ट्रक्चर इंडिटरमिनेसी तो निकालो सर। अरे भैया सवाल में पूछी नहीं, जबरदस्ती निकलवा रहे हो। आपको जानने का शौक है तो निकाल देंगे, बता देंगे। बता शीतल दास, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे कुछ रह गया। चंद्र प्रताप बेटा, आपने भी शायद देर से ज्वाइन किया, आप स्टार्टिंग के 5 मिनट्स का सुनिएगा। ठीक है, चलो इस सवाल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, कई सारे बच्चे नाराज हैं यूपीपीएससी को लेकर, मैं अभी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा सब्र रखो, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। ठीक है, तो हमें मालूम नहीं है, तो हम मेंबर को क्या मानकर चलेंगे, एक्सटेंसिबल मानकर चलेंगे, तो -0 प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है उस बात को समझिएगा। तो देखो इस जॉइंट पर यहां पर क्या होता है, जो हिंज सपोर्ट होती है या जो इंटरनल हिंज होती है, मान लीजिए इसी तरह से, तो जब यहां पर कहीं लोड लगेगा, तो लोड लगने की वजह से क्या होता है, ये हिंज जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज अपने वर्टिकली नीचे ही पहुंचेगी, ये राइट लेफ्ट कहीं भी जा सकती है। ठीक है, जैसे अगर लोड इस डायरेक्शन में है, अगर लोड मान लो हमने क्या किया, इतने पोर्शन को लोड लगाया और उधर नहीं लगाया, तो ये हिंज आपकी यहां पर ऐसे भी आ सकती है। अब हिंज पर क्या होता है, इधर का थीटा अलग होता है, इधर का थीटा अलग होता है। अब इसमें क्या है, ये आपके पास वाई डिस्प्लेसमेंट भी है, और साथ ही साथ इसमें क्या है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहां पर हमारे 4 अननोन डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं, 4 अननोन। सही है, तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी यहां पर आएंगी।
उसी तरीके से ये जो डैशबोर्ड बना रखा है इन्होंने, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे भी आ सकता है, लेफ्ट राइट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर ये कुछ इस तरीके से है कि यहां पर थोड़ा सा गैप छोड़ रखा है, तो राइट वाले का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और लेफ्ट वाले का अलग होगा। तो इस जॉइंट पर ऑलरेडी मैं फिर बता रहा हूं 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो थी ही थी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो थी ही थी, एक ये एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ गई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के, तो यहां भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 4 एडिशनल, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपके पास ये 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ गया। तो 6 × 18, 18 और 8 26, 26 में से 6 गया, ये आ गया 20, ये आ गया 20। अब हम देखते हैं क्या 20 ऑप्शन में है, लेकिन हाँ, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो नहीं दिए हुए हैं। तो हम दोनों तरीके से करेंगे, यानी कि अगर मेंबर एक्सटेंसिबल हैं, इफ मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल देन डीके विल बी 20, बट इफ मेंबर आर इनएक्सटेंसिबल देन आंसर क्या होगा, ये आपसे मैं जानना चाहता हूं। अगर इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स होंगे यानी कि यू हैव टू नेग्लेक्ट द एक्सियल डिफॉर्मेशन, देन आंसर क्या होगा, बताइए। यार एनवायरमेंट प्लेलिस्ट सारी ही बननी है, मैं करता हूँ प्लेलिस्ट का कुछ आज या कल में ही करता हूँ, चिंता मत कीजिए, ठीक है, चिंता मत कीजिए। अच्छा एक बात मैं और बोल दूं आपको, प्रवीण सर जो हैं हमारे मैकेनिकल वाले, उनका बहुत रोल रहता है हमारी ये क्लासेस अरेंज करने में। ये हमारे जितने भी थंबनेल बनते हैं, जो इवेंट बनते हैं, प्लेलिस्ट बनती है, सारा कुछ प्रवीण सर करते हैं, ठीक है। तो प्रवीण सर हमारी क्लासेस के लिए इतना सपोर्ट करते हैं, तो बदले में थोड़ा सा हमारा भी दायित्व बन जाता है उनके लिए कभी कभी कुछ करने का। जैसे कल उनका इवेंट है शाम में 6 बजे, जिसमें वो एक गेट टॉप रैंकर हैं, 38 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, उन्होंने एमटेक किया है, तो उनका वो इंटरव्यू लेंगे। तो मैं आप सभी को बोलूँगा कि कल वहाँ आप अपनी प्रेजेंस दिखाएं, उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। लिंक मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, और सर अभी 20 तारीख तक बिजी हैं, इसी वजह से वो प्लेलिस्ट वगैरह नहीं बन रही हैं, ठीक है। तो 20 के बाद में ये प्लेलिस्ट वगैरह सारा काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बैकएंड से सारा काम जो है प्रवीण सर ही करते हैं, ठीक है। हालांकि उनका खुद का शेड्यूल इतना बिजी रहता है, ठीक है, उनके मैराथन क्लासेस चलती है अनअकैडमी पर, काफ़ी वर्क वो कर रहे हैं, अभी उन्होंने न्यूली ज्वाइन किया, बट उसके बाद भी वो टाइम निकालते हैं हमारे लिए, ठीक है। और इसका तो हम कोई क्रेडिट भी नहीं दे पाते उन्हें, ठीक है। तो पढ़ाना है मुझे, पढ़ना है आपको, तब भी वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, ठीक है। तो कभी भी उनका कोई स्पेशल इवेंट हो या वो कभी भी कुछ शेयर करें टेलीग्राम ग्रुप में, तो हम थोड़ा सा इतना कर सकते हैं कि वहाँ पर जाके लाइव वॉचिंग वगैरह थोड़ी सी बढ़ा दें। और मैंने आपको सब्सक्राइब करने को भी बोला था, बहुत से स्टूडेंट सब्सक्राइब भी नहीं किया, अभी वहाँ पर केवल 240 सब्सक्रिप्शन वहाँ पर अभी तक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं उनके चैनल पर, जो कम से कम अभी तक 1500 हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इतना कीजिएगा, कल 6 बजे उनका एक इवेंट है, उसमें जरूर जाइएगा, जितना मैक्सिमम स्टूडेंट जा सके इतना हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बहुत वर्क करते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि बेटा अगर ये आपका क्या होता, अगर मेंबर इनएक्सटेंसिबल होते तो हम कितने मेंबर माइनस करते, क्या हम 1 2 3 और ये 4 और ये 5, क्या 5 मेंबर माइनस करते क्या। तो याद रखिएगा, जब भी कभी आप यहाँ पर एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 लो, तो आपने जब एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 लिया है, इसका मतलब आपने इसे 3+1 किया है, और आपने इसे भी क्या किया, 3+1 किया है। क्यों, क्योंकि हर जॉइंट पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होती हैं। देखो भैया, एक्स वाई और थीटा 3 तो होती हैं, आपने एक ये चौथा एक्स्ट्रा लिया है, इसका मतलब आप इसे एक जॉइंट मानकर चले हो इनडायरेक्ट वे में, और इसे भी जॉइंट मानकर चले हो इनडायरेक्ट वे में। तो इसका मतलब एक मेंबर ये, 2 मेंबर ये, 3 मेंबर ये, 4 मेंबर ये, यानी कि फिर आपको इनको 2 मेंबर मान के चलना पड़ेगा। आप डी एफ को एक मेंबर नहीं मानोगे कि डी से लेकर एक मेंबर है और उसके अंदर इंटरनल रेंज है ना। अगर आप डी एफ को एक मेंबर मान के चलते, तो आपको यहां पर एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेकर चलनी चाहिए थी। इसी तरीके से आप अगर इसे एक मेंबर मानकर चलते, तो फिर यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मानकर चलना था।
लेकिन आपने क्योंकि 4 माना है इसलिए ये मेंबर 1 और 1 2 और 1 और 2, ये 2 मेंबर काउंट होंगे। ठीक है, तो ये 2 मेंबर, यहाँ पर 2 मेंबर और ये 3 मेंबर, 7 मेंबर आपको यहाँ पर माइनस करने पड़ेंगे। सो 20 माइनस 7 इज इक्वल्स टू आएगा 13। ठीक है, क्लियर हो गया? सुचेतन जी, आप कौन से बैच में सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहे हो? इसमें मोहम्मद फराज जी पेड कोर्स कल से स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। कल से पेड कोर्स एसएससी जेई का स्टार्ट हो चुका है, आज दूसरी क्लास होगी। ठीक है, और उसके रिगार्डिंग जो भी बात करनी तो क्लास के एंड में बने रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा सब कैसे आपको पे करना है, कैसे आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अब देखो इसी सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते, इसी सवाल को ऐसे ना करके करते तो कैसे करते? तो हम लोग क्या करते, इसको एक जॉइंट मान के चलते, इसको दूसरा जॉइंट, इसको तीसरा जॉइंट, इसको चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। हम यहाँ पर 8 जॉइंट मान के चलते। जब बेटा अगर यहाँ पे मैं 8 जॉइंट मान के चलता तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती? 8 इंटू 3। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, प्लस या माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर माइनस, तो मेंबर हो जाएंगे 7। क्यों? क्योंकि इसको भी मैंने जॉइंट लिया है, इसको भी मैंने जॉइंट लिया है, प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो 3 यहां पर ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, 3 यहां पर ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, तो एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर होगी और एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर होगी, तो +2। तो कर लेना इसको, 8 या 24, 24 और 2 26, 26 में से 6 गया 20 और 20 में से 7 गया 13, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। तो रादर देन वो ये 4 वाला झंझट करने के आप ऐसे भी कर सकते हो। ये ऑल्टरनेट हो गया, ये क्या हो गया? ऑल्टरनेट हो गया। बताइए भैया ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, सेकंड मेथड से आप इस तरीके से कर सकते हैं, सेकंड मेथड से आप इस तरीके से कर सकते हैं, ऑल्टरनेट। तो दोनों तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम छाप देते हैं ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट में क्या हो जाएगा कि डी के इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8, टोटल ज्वाइन कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन 3 और 2 5 और 1 6, माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर 7, प्लस एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 13। मैं ऐसे ही कर रहा था तो 19 आ रहा था, ऐसे थोड़ी ना भैया तुम 19 करोगे, तुम्हारे यहाँ कैलकुलेशन कुछ और होती है क्या? हमारे यहाँ 8 या 24 हो तो 26 में से 6 गया 20 में से 7 गया 13 ही आता है, तो तुम्हारा 19 कैसे आ जाएगा? या वो आ रहा था इनएक्सटेंसिबल वाला? नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे थे। ठीक है, चलिए आपकी भी है क्या शीतला से? मेरी क्या, मेरी क्या पूछ रहे हो? आपकी भी है क्या मतलब क्या? मेरी भी क्या पूछ रहे हो शीतल दास जी? चले भाई, ये हो गया, ये सवाल आपका हो गया कंफर्म। ठीक है, चलो अब इसके बाद में कुछ और बात की जाए आप लोगों से। तो एक तो थोड़ा सा जिनको यूपीपीएससी एई का जो लोग सोच रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा कुछ बताऊं। देखो आपको याद होगा अगर आप मेरे से रेगुलरली जुड़े हो, तो मैंने अपने बीच में 2-3 लेक्चर में एक बार जिक्र किया था आपसे। वो जिक्र मैंने ये किया था कि 20 जनवरी तक यूपीपीएससी का कैलेंडर जारी होगा। अब भाई मैं इलाहाबाद में तो हूँ नहीं, मैं हूँ मुरादाबाद में, लेकिन मुझे कैसे पता कि 20 जनवरी तक कैलेंडर जारी होगा? और वो कैलेंडर आज आ भी गया, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे किसी ने बताया होगा। कुछ भी, ठीक है। नहीं तो गर्लफ्रेंड का जिक्र आया कहाँ से? ये जीएफ का आया कहाँ से जिक्र? कोई बात हुई क्या ऐसी? मैंने तो देखा ही नहीं, ये जीएफ का जिक्र यहाँ पे कहाँ से आ गया? तो
मुझे भी कहीं से मालूम चला होगा ना, किसी ने बताया। अब देखो ये सूचना तो सही रही। फिर जिसने ये बताया कि 20 जनवरी को कैलेंडर आएगा, उसी ने ये भी बताया कि एई की वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी हाल ही में जिन्होंने इरिगेशन में ज्वाइन किया है जेई में, ठीक है, अभी उनकी ज्वाइनिंग हुई है, वो डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो उन्होंने भी कहा, मिले थे मुझे अभी 2-4 दिन पहले, तब भी मैंने बताया था, वो भी बोल रहे थे सर वैकेंसी आने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ तो चल रहा है, क्योंकि जब जब वैकेंसीज वगैरह आती जाती हैं तो डिपार्टमेंट में हलचल रहती है, उनसे डेटा मंगाया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि एई की वैकेंसी आएगी, लेकिन थोड़ा देर में आएगी। क्यों रुकी होगी, उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह यह है कि अभी जो ऑलरेडी एई का रिक्रूटमेंट क्या है प्रोसेस में, या तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा उसके बाद। दूसरा ये है कि बहुत सारे निगम थे, जैसे जल निगम, सेतु निगम, आपका आवास विकास, ये अभी आयोग के दायरे में नहीं थे, अब ये सब आयोग के अंदर ही आ रहे हैं। जल निगम की वैकेंसी भी आयोग से की जाएगी, और अभी आपने जल निगम का एक लेटर सर्कुलेट हुआ था, वो भी आपने देखा होगा, राइट। तो अभी क्या हो रहा है, जब तक ये खिचड़ी पकी हुई है तब तक उन्होंने एई की वैकेंसी रोक दी है, लेकिन इतना तय है कि इसी साल वैकेंसी आएगी, ठीक है, चाहे 2 महीने बाद आ जाए, बट वैकेंसी आएगी, आप लोग निराश मत होइए, ठीक है, पढ़ाई अपनी करते रहिए। तो सुचेतन जी, कोई भी सॉइल मैकेनिक्स क्लास, तो अभी मैंने पेड बैच स्टार्ट किया है कल से ही हमारा पेड बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स ही स्टार्ट किया है। उस पेड बैच में सॉइल मैकेनिक्स ही स्टार्ट किया है। कल केवल इंट्रोडक्शन मात्र था, आज से उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका स्टार्ट हो जाएगा। मे भी प्रज्ञा जी ये हो सकता है। नहीं, फ्यूचर में आने वाली वैकेंसी इसमें ऐड नहीं होंगी। जो ऐड होना होता है वो जनरली रिटर्न विटर्न से पहले हो जाता है, रिटर्न के बाद जो है वो शायद ना ऐड हो, ऐसा नहीं होगा। चलिए मिथिलेश जी, हो सकता है भैया, हम तो पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, आए वैकेंसी और आएंगी ही, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शंस भी हैं, इस वजह से भी हम लोग आशा रखते हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि नेक्स्ट इलेक्शन है, तो ये भी सोचकर चलते हैं। तो बेटा कल से पेड बैच स्टार्ट हुआ है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपने मुझे क्या करना है, 7409970758 7409970758 इस नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कुछ भी करके मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो आपको लेक्चर्स के लिंक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 8-10 दिन में ऐप बन जाएगा, फिर आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा उसका, 740-99-70-758, ठीक है। इस नंबर पर आपने पेमेंट करना है। और भैया फेसबुक से दूर रहें, फेसबुक पर कोई मेरा फेक प्रोफाइल बनाकर मेरे पेड कोर्सेज सेल कर रहा है, ठीक है, तो फेसबुक वालों पे ना जाए, इस तरह से करना है, ठीक है, इस तरह से करना है। चलिए ये हो गया। अब एक क्वेश्चन आया था आपका यूपीपीएससी एई में, सवाल ये था कि इस तरीके का एक टी शेप्ड फ्रेम है और मेंबर आपके इनएक्सटेंसिबल है। मेंबर क्या है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब एक्सियली रिजिड है। इनएक्सटेंसिबल है मतलब क्या है, एक्सियली रिजिड है। और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी पूछा है। पैसा सुचेतन जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं, मिनिमम 1000 है, कम से कम 1000 रुपीज करना है, इसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, ठीक है। मिनिमम 1000 इसलिए रखा है ताकि हर कोई ये कोर्स परचेज कर सके, ठीक है, 1000 रुपीज। बाकी बच्चे कहते हैं सर थोड़ा ज्यादा कर दो, नहीं मैंने कहा 1000 ठीक है, ठीक है। तो ओनली 1000 रुपीज यू हैव टू पे, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए, अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको फॉर्मूले से करेंगे डी के इज इक्वल्स टू, तो 1 2 3 और ये 4 जॉइंट है, 4 4 × 3 12 माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो रहेंगी 9 माइनस नंबर ऑफ इनएक्सटेंसिबल मेंबर कितने 3, तो ये आएगा 0, ये आएगा 0। बट इसका आंसर 0 नहीं है, यहां पर आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा इसको समझिएगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको किससे करने पड़ेंगे? ऑब्जर्वेशन से। बेटा ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो ये पॉइंट कहीं भी जाने को फ्री नहीं है, लेकिन ये पॉइंट अपनी जगह पर इस तरह से रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो रोटेशन होगा वो होगा θ1, इसका जो रोटेशन है वो होगा θ2, और इसका जो रोटेशन है वो है θ3। लेकिन आपको मालूम है जब कोई रिजिड जॉइंट होता है तो रिजिड जॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो बराबर होते हैं, θ1 बराबर θ2 बराबर θ। तो यहां पर आपके पास एक अननोन डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसीलिए बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए। काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जब भी मैं बोलता हूं तो मैं बोलता हूं KI मींस अननोन डिस्प्लेसमेंट। तो इस जॉइंट पर एक अननोन डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। तो इसका डी क्या आएगा? 1। इसका डी क्या आएगा? 1। ठीक है, तो मैं हंसी किस बात पर आई? ज्यादा जमा करने पर। ज्यादा भी कर सकते हैं। नहीं, कुछ बच्चों ने किया था ऑफलाइन कमेंट, तो मैंने कहा जो ज्यादा करना चाहे वो कर सकता है। तो इसका डी के कितना आएगा? 1। समस्या है कोई? सर सब पढ़ाएंगे, हाँ जी सब पढ़ाएंगे। सॉइल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बाकी सब भी पढ़ाएंगे। तुम नए नए बच्चे हो लगता है मुझसे। तुम नए नए वालों का भी नया नया पढ़ना शुरू किया है, इसीलिए डाउट पूछते हैं। ठीक है, डाउट रहता है बच्चों को, पता नहीं पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल। कौन सा स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट भी है एंड स्टेबल भी है? मिथिलेश कुमार कह रहे हैं बड़ी कृपा होगी, मतलब किस बारे में? शिवम सर, मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ सर। चलो, हाँ जी। तो देखो सबसे पहले तो इसको देख लो, ये आपका डिटर्मिनेट तो नहीं है क्योंकि फिक्स्ड सपोर्ट है दोनों, इक्विलिब्रियम 3 ही रहेंगी, तो ये भी आपका है। तो आंसर बचता है केवल ये। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो आप, एक रिएक्शन यहां आएगी, एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल आएगी और एक ही आएगी, तो 3 रिएक्शन, 3 आपके पास इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लोगे। बफरिंग हो रही है? चल तो रहा है यार सही। अभी तो नहीं हो रही बफरिंग, बीच में हुई होगी शायद। हाँ मिथिलेश कुमार, जो मुझे 1000 से ज्यादा करेगा उसको भगवान की कृपा बरसेगी। नहीं ये हुआ, अभी एक स्टूडेंट ने किए थे, वो वर्किंग स्टूडेंट है, तो पता चला उन्होंने मुझे बताया कि सर इधर मैंने पे किया, उधर उसको वो मिल गया, कहते बोनस मिला। मैंने कहा ये सही है भाई। चलो अभी ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर कब होता है? जब या तो सारे के सारे फोर्सेस पैरेलल हो जाएं। जब सारे के सारे फोर्सेस पैरेलल हो जाते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा अनस्टेबल हो जाता है। जैसे अगर इस पर इंक्लाइन लोड आ जाए तो ये जो मेंबर है ये हॉरिजॉन्टल में चलने लगेगा। क्या चलने लगेगा? हॉरिजॉन्टल में। तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी रिएक्शन नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं है हॉरिजॉन्टल में, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसीलिए कम से कम एक सपोर्ट को हमें हिंज बनाना पड़ेगा, इसको स्टेबिलिटी बनाना है। उसी तरीके से अगर सारी की सारी रिएक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास होने लगे, अगर सारी की सारी रिएक्शन क्या होने लगे, एक कॉमन पॉइंट से पास होने लगे, जैसे एक रोलर हमने यहां लगा दिया और एक रोलर हमने यहां लगा दिया।
अब यहां पर रिएक्शन ऐसे आएगी और यहां रिएक्शन ऐसे आएगी, तो इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे क्या करता हूं, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा देता हूं F, और ये डिस्टेंस है y। तो जब मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखूंगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू वाई का नेट मोमेंट मिलेगा। क्यों, इसका मोमेंट भी जीरो, इसका मोमेंट भी जीरो, लेकिन इस फोर्स का मोमेंट आएगा तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या करेगा, इस पर क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो सारे फोर्सेस ना तो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ना ही एक पॉइंट से पास होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला फोर्स यहां से, ये यहां से, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन ये वाला फोर्स पैरेलल नहीं है। दूसरी बात, ये और ये अगर एक पॉइंट से पास हो रहे हैं तो ये रिएक्शन वहां से पास नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आपका स्टेबल भी है और डिटर्मिनेट भी है, ठीक है। बाकी एक स्टूडेंट है, नाम तो मैं नहीं ले रहा हूं, बट उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। उस स्टूडेंट ने 2000 रुपीज पे किए और बोला कि सर अगर आपकी नजर में कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट ऐसा हो, ठीक है, मनीष नाम है, हालांकि बोल देता हूं मैं, मनीष है एक स्टूडेंट हमारे, तो उन्होंने 2000 पे किए और बोले कि अगर कोई भी जेन्युइन स्टूडेंट आपकी नजर में हो तो आप ना उसको मतलब मेरी तरफ से फ्री करवा दीजिएगा कोर्स, ठीक है। तो मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। एक और स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने भी, उनकी भी कोई फ्रेंड है, उनकी हेल्प करने के लिए उनको अपनी तरफ से कोर्स परचेज करके दिया। एक और हमारे स्टूडेंट हैं ऐसे, उन्होंने भी अपने एक फ्रेंड के लिए कोर्स परचेज करके दिया। तो बहुत से बच्चे कर रहे हैं कि वो अगर देख रहे हैं कि हाँ उनके फ्रेंड्स को नीड है, ठीक है, वो नहीं पे कर सकते, मान लीजिए 1000 रुपीज़ भी, तो कैसे ना कैसे करके उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं। तो वास्तव में हमें भी अच्छा लगता है कि यार ऐसे बच्चे भी हैं और इतनी अच्छी सोच रखते हैं, तो डेफिनेटली उनका ज़िंदगी में भला होना ही चाहिए। पहले हम लोग ये कहानी सुनते थे कहीं का बाहर का, एक ऐसी थी स्टोरी जापान की या पता नहीं कहाँ की, कि एक रेस्टोरेंट है वहाँ, तो लोग जब कॉफ़ी पीने जाते हैं तो एक कप नहीं 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, ठीक है, या कहते हैं कि एक एक पीनी है और एक एडवांस। तो कोई भी अगर आए वहाँ पर तो पूछ लेता है कि एडवांस कॉफ़ी है क्या, तो बोलता है कि हाँ है, तो मतलब वो फ्री मिल जाती है उसको। और ये हमारे मुरादाबाद में भी होता है। हमारे मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर क्या होता है, किसी को चैरिटी करनी होती है तो वहाँ सामने बहुत सारे ढाबे हैं, तो वहाँ वो पैसे दे देते हैं और कह देते हैं कि शाम को भूखे लोगों को खाना खिला देना। पैसे दे जाते हैं, वो खुद रुकते भी नहीं है, बस पैसे दे जाते हैं कि इतने पैसे का आप शाम को खाना खिला देना। तो वहाँ लंबी लंबी लाइन लगती है और वहाँ शाम को बहुत से भूखे लोगों को जो है वो भरपेट खाना मिल जाता है, उसका पे जो है वो कोई और कर जाता है दिन में। तो बहुत से अच्छी सोच के इस तरह से लोग हैं और हमारे स्टूडेंट भी बच्चे ऐसा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, मन से उनके लिए अच्छा ही निकलता है कि यार ऐसे बच्चे हैं और इतनी अच्छी सोच रखते हैं, तो उनका जरूर भला हो, ठीक है, उनका जरूर भला हो। चलिए, तो भाई अभी इसमें इतना ही। कल हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, और जब ट्रस्ट के क्वेश्चंस करेंगे तो ट्रस्ट के क्वेश्चंस के ही साथ हम लोग ट्रस्ट की स्टेप क्या कहते हैं इनडिटर्मिनेसी के भी एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तो हमने बीम के, फ्रेम के, चाहे वो आपका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हो, काइनेटिक हो, उनको किया, और ये एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन है, तो इस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए हर एग्जाम में, ठीक है। और देखो यूपीपीएससी यही ने कितना शानदार क्वेश्चन ढूंढ कर रखा था इंडिटर्मिनेसी, मतलब बहुत बेहतरीन, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो अब हम मिलेंगे 9 बजे पेड बैच में, ठीक है। तो जिन्होंने भी भैया पेड बैच नहीं लिया, फी देखो, मुझसे बहुत लोगों ने कहा, क्या पता है, देखो मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का पास आउट हूँ, ठीक है। मेरे साथ के मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब बहुत टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, या तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर हैं, या फिर आईएएस हैं, या एब्रॉड पीएसयूज वगैरह में। तो मैंने, जब मैं फेसबुक पर शेयर कर रहा था ना और वहां पे लिखा था कोर्स फी 1000 रुपीज, तो मुझे खुद को एक शर्म आ रही थी यार, क्या मतलब 1000 रुपये ना काइंड ऑफ चिल्लर वहां पे शो करने के लिए। तो मैं सोच रहा था यार मैं इसको शेयर करूं या ना करूं, कि वहां पे दिखेगा कि, और 2010 का मेरा पास आउट है, तो 10 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी मैं 1000 रुपये का कोर्स निकाल रहा हूँ। तो सोच रहा था शेयर करूं या ना करूं, बट फिर मैंने 1000 रुपीज फी रखी इस कोर्स की, ताकि कोई भी XYZ स्टूडेंट जो है इस कोर्स को परचेस कर सके, ठीक है। और आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस कोर्स को लें, ताकि हम फ्यूचर में जो है वो और अच्छा क्वालिटी की तरफ भी जा सकें और इस सिस्टम को सस्टेन कर सकें, ठीक है, सस्टेन कर सके। सस्टेन कैसे कर पाते, किसी चीज को महंगा तब बेचना पड़ता है जब उससे आउटपुट नहीं निकल पाता, लेकिन अगर किसी चीज को सस्ता बेचकर भी आउटपुट निकाला जा सकता है तो उसको फिर सस्ता रखने में ही भलाई होती है, ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक उसकी क्या हो जाए, रीच हो जाए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा सब लोग उस बैच को लेने की।
पेमेंट करने का तरीका बड़ा सिंपल सा, मैंने अपना नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप गूगल पे, पेटीएम या फ़ोन पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे मेरे नंबर पर, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। और सॉइल मैकेनिक्स कल ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है, कल ही स्टार्ट हुआ है और आज उसकी दूसरी क्लास होगी। जिन्होंने पढ़ रखा है उनका फ़ायदा यह है कि कम से कम आपको एक टाइम बाउंड रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने कहा है कि 22 मार्च को एसएससी जेई का एग्जाम है और मैं तब तक सिलेबस करवा दूंगा, तो मैं कैसे भी करके एनी हाउ करके सिलेबस वहां तक करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि यूपीपीएससी यही में भी देखा आपने कि 1 महीने के अंदर मैंने चाहे मैराथन ली चाहे कुछ भी किया, इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट निपटा दिए। तो कई बार क्या होता है, टाइम बाउंड तरीके से विद इन 2 मंथ्स हम खुद से शायद सारा सिलेबस उतने अच्छे से कवर ना कर पाए, लेकिन इस बैच के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और कई बार नई चीजें भी पढ़ने को मिलती हैं, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। इनडिटर्मिनेसी का लेक्चर कहाँ मिलेगा मेरा? बेटा ये लेक्चर आपको मिलेंगे मेरे टेकपुर पर, टेकपुर जहाँ मैं पहले पढ़ाता था, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ मेरी सोमकर स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप देखिएगा बहुत शानदार तरीके से दोनों सब्जेक्ट कवर हो रखे हैं वहाँ पर, वहाँ पढ़िएगा, ठीक है। क्लास की टाइमिंग जो है पेड बैच की अभी 9 बजे है, रात में 9 से 11, ठीक है, रात में 9 से 11 और अभी थोड़े टाइम बाद में फिर उसका टाइम बढ़ेगा। अरुणिका कह रहे हैं ठीक है सर थैंक यू, हम लोग कौन से एग्जाम की प्रिपेयर करें ये बता दीजिएगा। बेटा जिसका आप फॉर्म भरोगे उसकी तैयारी करोगे, एसएससी जेई की तैयारी आप कर रहे होगे, यूपी में डेफिनेटली वैकेंसीज आएंगी, सही है, उसकी आप कर सकते हो। अगर आपने यूपीटीपीएससी जेई का फॉर्म भरा है उसकी आप तैयारी कर सकते हो। अगर राजस्थान जेई आपने बीटेक वाले हो दिया था वो पोस्टपोन हो गया, उसकी आप तैयारी कर सकते हो। उत्तराखंड में भी वैकेंसीज आने वाली हैं। मैथ्स की क्लास यार मैं यार प्लान तो कर रहा हूँ, बिल्कुल जल्दी ही मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप क्लासेस मिस कर देते हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल रहेंगी, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। और कोई समस्या है तो बताइए। मिथिलेश कह रहे हैं सर मेरा आरआरबी जेई में वेटिंग है। बेटा आपका आरआरबी जेई में वेटिंग है तो बहुत चांसेस है क्लियर करने के, आरआरबी जेई में बहुत लोगों की वेटिंग जो है वो क्लियर हो जाती है। सर यूपीपीएससी क्या रिवाइज होगा? रिवाइज होगा मतलब वैकेंसी आना दोबारा से? बिल्कुल। अच्छा बीटेक फाइनल ईयर है, डिप्लोमा है, ओके। यार तुम्हारे तो मजे मजे हैं, डिप्लोमा कर रखा है, यूपी में जेई में डिप्लोमा ही एलिजिबल होता है और बीटेक हो जाएगा, एई वाली भी भर दोगे, मतलब डबल, दोनों हाथों में लड्डू हैं और पूछ रहे हो कि सर हम कौन से एग्जाम की तैयारी करें। शाबाश। हाँ जी बिल्कुल जीरो से होगा, बेसिक से होगा सुचेतन जी, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। हाँ कैलेंडर रिवाइज होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। बाकी मैं लगाता हूँ अपने सोर्सेस को दोबारा पता करता हूँ, ठीक है, पता करता हूँ क्या चल रहा है। बाकी रोहित यादव सिविल चैनल को भी फॉलो करते रहना वो कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, उन्हें भी काफ़ी खबर रहती है, तो वो भी देखो क्या बताते हैं, बाकी मैं भी पता करता हूँ। एसएससी मेंस के लिए क्या रीड करें सर? बेटा एसएससी मेंस के लिए मेरा बैच चल रहा है यार, वो बैच पढ़ लो आप, ठीक है, उस लेक्चर को देखो, पीडीएफ मिल जाती है जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो एसएससी मेंस के लिए आप क्या करें, मेरा लेक्चर देखते रहो, मेरा लेक्चर देखते रहो, पीडीएफ मिलती है उसको रीड कर लो। चलो बाय बाय बाय, मैं जा रहा हूँ डिनर करने के लिए, डिनर कर लूँ फटाफट क्योंकि फिर 9 बजे फिर क्लास लेने आना है, ठीक है। तो बाकी